माजी आपके सामने बयान किया। आप गुफ्तगू कर रहे थे और हम तारीख का सफ़र भी तय कर रहे थे। आपने वेलफेयर पार्टी की मजबूती को गिनाया। मैं उसको एक अशार में पेश करता हूँ कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, जुल्मत हिंद में WPI के घोड़े दौड़ा दिए हैं हमने। ये राजस्थान से लेकर दरिया समुद्री इलाके सब जगह हम पहुंच गए और एक मजबूत एक पार्टी की हैसियत से हम उभर रहे हैं। ये अंधेरे, राजनीतिक अंधेरे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो ये मिट जाएंगे। आपने अपनी गुफ्तगू में मईशत की तरफ हमें ध्यान दिलाया था कुछ स्टेट्स के नाम लेकर। मैं एक शायर के कुछ कौल आपके सामने बयान करता हूँ कि अव्वल रहने की हमें आदत रही है कि अगर हमारे हाथ में कलम पकड़ाया गया तो हम जाकिर हुसैन बने, हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो बिस्मिल्लाह खान बने, हमारे हाथ में अगर क्रिकेट थमाया गया तो यूसुफ पठान और ज़हीर खान बने, हमारे हाथ में साइंस थमाया तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन गए। ये हमेशा बोल रहा है। हमारे हाथ में अगर म्यूजिक थमाई गई तो हम ऑस्कर जीतने वाले क्या बन गए? रहमान बन गए। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा अव्वल रहने वाले, ये चीज़ें हमें अव्वल रहने की और आगे बढ़ने की तरगीब देती हैं। मैं इसके बाद माइक्रोफोन पर आने की दावत देता हूँ एडवोकेट संजय सिंह साहब, यूपी स्टेट सेक्रेटरी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, मेरे साथियों, यहाँ आप लोगों ने अभी तक डेमोक्रेसी की और मुल्क की बात सुनी। तो मैं कहानी से थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है, एक दुर्भाग्यशाली राष्ट्र। क्योंकि इतिहास हमें यह बताता है कि जब कोई मुल्क लड़ाई हारता है तो विजेता उस पर कब्जा कर लेता है, उसके टुकड़े करता है, उसे तोड़ता है, उसे लूटता है। इतिहास गवाह है कि जर्मनी लड़ाई हारा और वो टूटा, सोवियत संघ लड़ाई हारा और वो टूटा। हिंदुस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जो 15 अगस्त सन 1947 को जीता तो आजादी की लड़ाई था, लेकिन इसने कीमत हारने की अदा करी थी, टूट कर। क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं समझते। स्वामी विवेकानंद ने, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी भी बहुत लेते हैं, अमेरिका से जब लौट के आए तो कोलंबो में इनका बड़ा भारी स्वागत हुआ और हजारों की भीड़ जब इन्हें लेकर सभा स्थल पर पहुंची और इन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो स्वामी जी से पूछा गया कि स्वामी जी, पूरब और पश्चिम में क्या अंतर देखा? ऐसे ही हम भी पूछते हैं कि चाचा अमेरिका कैसा, खाला इंग्लैंड कैसा, अगर कोई देख के आता है। तो उन्होंने कहा भाई ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो। सभा स्तब्ध रह गई कि सवाल क्या था, माहौल क्या है और स्वामी जी ये कैसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी वो क्या है? तो बोले भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर हुकूमत करते थे। कैसे? ताकत से नहीं, राजनीति से वो हमारे को बांटते थे, लड़ाते थे और राज करते थे। आप देखिए, लड़े 2 काठियावाड़ी बनिए और बटा पंजाब और बंगाल जो अंग्रेज को तकलीफ पैदा करता था। ये राजनीति है जो भगवान हमारी मिट्टी में डालना भूल गया। राजनीतिक शऊर तो तब पैदा करें जब वो मिट्टी में हो। हम आस्थावान लोग हैं, हम में से कोई खुदा की तलाश में नहीं जाता। हमारे बटने की हद ये है कि जहां एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल है, वहां इतने टुकड़े, तो जिनके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं उनके बंटवारे की हालत सोच कर देखो। कोई निर्मल बाबा के यहां पड़ा है, कोई राधे मां के पड़ा है, कोई आसाराम बापू के यहां पड़ा है। इनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग कमजोर हैं, भटके हुए हैं, बिना सहारे के हैं, इन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें अपने हालात को दिख नहीं रहे। महाराष्ट्र में किसान मरने को तैयार है कि सूखा पड़ रहा है और हाई कोर्ट में बहस चल रही है कि आईपीएल के मैच के लिए पानी दिया जाए या ना दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती
अगर डॉक्टर साहब ने जिस भाषा में उस संविधान को लिखा था पढ़कर ये बता दे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में वैसे भी नहीं हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आया हूं कि इस देश में हो क्या रहा है। मैं 2013 में कैथल से साइकिल से दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता तक 2700 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया। हिंदुस्तान को देखता हुआ जा रहा था, सुनता हुआ जा रहा था। गजरौला से ब्रजघाट से पहले एक दिन रात को मेरे को उस दिन रात को देर तक साइकिल चलानी पड़ गई, तो मैंने 7 बजे के करीब एक मुस्लिम ढाबे पे अपनी साइकिल रोकी, उससे ये पूछने के लिए कि भाई मैं यहां से कितनी दूर ब्रजघाट रह गया। तो वहां जो बच्चा पान की दुकान पे बैठा हुआ था, भारी भूखा था, वो मुस्लिम ढाबा था, वहां मीट के ट्रक भी खड़े हुए थे और नौजवान अपने घूम फिर रहे थे। तो मैंने वहां साइकिल रोक के उससे पूछा कि सिगरेट लेते हुए कि बेटा यहां से ब्रजघाट कितनी दूर है। तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला चाचा ब्रजघाट जाओगे? मैंने कहा। तो बोला आप साइकिल खड़ी कर दो और चारपाई पे बैठ जाओ, कोई ट्रक जाएगा तो मैं उसमें रखवा लूंगा, आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो मैंने बेटा अगर तुझे मेरे को ट्रक ही करवा के देना है तो कलकत्ता तक का ट्रक करवा दो। तो बोला चाचा कलकत्ता जाओगे साइकिल से? मैंने कहा। तो भगवा कुर्ता और हरी पगड़ी मैंने पहन रखी थी, उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा और फिर नौजवान लड़के जो अलग मस्ती में वहां घूम रहे थे उन्हें आवाज लगी, अरे सलमान हो फरमान इधर आओ। जब वो आए तो हमें एक बिल्कुल सलमान खान जैसे स्मार्ट और आस्तीन चढ़ाए हुए, डोले शोले बनाए हुए। उससे बोला सलमान पूछ चाचा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हैं? तो उसने भी उसी बेबाक तरीके से मुझसे पूछा चाचा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? मैं बेटा कैथल से आ रहा हूं, कलकत्ता जा रहा हूं। तो मेरे कहते के साथ ही उसने फौरन मुझसे कहा कि चाचा इस उम्र में कौन सा कीड़ा काट दिया जितने लंबे जा रहे हो? मैंने बेटा मैं आंखों वाले अंधों के लिए सुरमा लेने जा रहा हूं। बोला आंखों वाले अंधे कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा यहां से थोड़ी दूर पे मुजफ्फरनगर में जमीन के ऊपर जाट और मुसलमान मुर्गी के चूजों की तरह लड़ रहे हैं और इन्हें आसमान में मंडराता हुआ अमरीकी बाज नहीं दिखाई दे रहा। इनको अंधा कहूं या आंखों वाला कहूं, आज पिछले साल तुमने 26 जनवरी पे देखा होगा अमरीकी हवाई जहाज हिंदुस्तान के आसमान में थे। उस दिन मैं दिल्ली में साइकिल चला के अरविंद केजरीवाल, मोदी और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगवा रहा था। मल्टीनेशनल के 3 दलाल कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल और बच्चे और बूढ़े छतों पे भाग भाग के उस हवाई जहाज को देख रहे थे, जिनकी आवाज से ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में लोग पनाह मांगते हैं। ये लड़ाई टीवी पर से निकलकर जिस दिन तुम्हारे घरों के ऊपर आएगी तब देखेंगे कि तुम में से कितने लपक्के इन हवाई जहाजों को देखने जाओगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुम्हें एक जगह होना पड़ेगा। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। 31%, 100 में से 60 वोट पड़े, उन 60 के भी 35%, 33%, 30% लोग सरकार चुन लेते हैं। वो माइनॉरिटी की सरकार होती है, वो जो चाहती है वो फैसले लेती है। आपकी सरकार 30% के ऊपर टिकी हुई है, 70% बटे हुए। किसने बांटा? हरियाणा जाता हूं तो जाट वर्सेस रेस्ट चल रही है, बुरा हाल, खून खराबा, लूट। यूपी में घुसता हूं तो पता चलता है कि यहां जाट और मुसलमान लड़ाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो वहां हमारे युवाओं को आपस में कि बोल भारत माता की जय और नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, और उसमें लड़ाई भी लड़वाई जा रही है। हमें बांटने वाले विभिन्न रूप रख रख के हमारे पास आ रहे हैं, इन्हें हम पहचाने कैसे? ये बात तो देश की करते हैं लेकिन फायदा अपना देखते हैं। मायावती, मुलायम सिंह, आज यूपी की हालत आप जानते हैं क्या? मैं तो यूपी का प्रभारी हूं कि एक आदमी से गलती हो गई, उसे पकड़ के बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने मुकदमा सुना, बोले भाई गुणदोष के आधार पर तेरा दोष तो सिद्ध हो गया, अब इच्छा तेरी है, चाहे तो 100 प्याज खा ले, चाहे 100 कोड़े खा ले। समझदार इंसान था, उसने भी दिमाग दौड़ाया। इतिहास गवाह है कि कोड़े खा के कोई बचा नहीं और प्याज खा के कोई मरा नहीं। बोला जी प्याज खा लूंगा। बोले तेरी राजी? उन्होंने उसके सामने टोकरे में 100 प्याज रख दी, पर 10 प्याज खाते खाते मुंह में आग, गले में आग, छाती में आग। उन्होंने कहा समझाओ क्या हो गया कि मैं प्याज छोड़ो, कोड़े खा लूंगा। बोले तेरी राजी बांध के जो कोड़े मारने शुरू करे तो उनसे लगा कि भाई फैसला गलत हो गया, प्याज खा के मरता नहीं मरता, कोड़े से नहीं बचेगा। 10 पूरे होते थे, समझाओ समझाओ समझे क्या? बोले प्याज खा लूंगा। होते होते वो 100 प्याज और 100 कोड़े दोनों खा गए।
वही हाल यूपी का है, या तो मायावती की प्याज खा ले, नहीं तो मुलायम सिंह के कोड़े खा। अब फिर यूपी कहने लगा थम जा भाई थम जा, कि क्या कि प्याज खा लूंगा। अब तुम्हें भी खबर आने लगी होगी कि मायावती वापस आ सकती है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क आ गया इतने दिनों में। मां से मुलायम, मां से मायावती और मैं से मोदी और आ गया। वो किनारे बैठ के गंडासे पे धार दे रहा कि भाई कोड़े प्याज से काम ना चले तो मैं आऊं क्या। यूपी को दुआओं की जरूरत है मेरे दोस्तों, तालियों की नहीं। तो जब मैं वहां से चला उस ढाबे पे थे, तो उसने मुझे जो है, वो बात वहां बीच में रह गई थी, उसने मेरे को रोक लिया। उसने बुजुर्गों को बुलाया, मुझे चारपाई पे बैठाया, बुजुर्गों ने मुझसे बात करी। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा हम वकील साहब आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको वो सुरमा मिल जाए। आज मैं आपको लौट कर ये बात बता सकता हूं कि वो सुरमा ही नहीं, मुझे वो पुड़िया मिल गई है, लेकिन उसके लिए आप लोगों के सहयोग की थोड़ी सी जरूरत है। हम वो लोग जो अपनी तकलीफ में, अपनी खुशी में खुदा को, ईश्वर को, वाहेगुरु को याद करते हैं, उन सब के साथ की एक जरूरत है। आज आप अपने घर जाएं, इबादत के बाद, अपनी पूजा पाठ के बाद, जब आप ऊपर वाले को याद कर लें, तो एक दुआ हमारे नाम की पढ़ के इस उंगली पे मार दीजिएगा। अब इस उंगली से तकदीर तय होती है। जिस दिन हम सब आपके सामने आए और ये बताएं कि ये उंगली किसके लिए इस्तेमाल करनी है, बस उसी मशीन का खटका दबा देना, वही खटका इनका कलेश काट देगा, इन झूठों का कलेश काट देगा। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं, आप बता रहे थे कि ये कहते हैं, वो कहते हैं, कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। कनाडा गए, बोले मैंने मित्रों उन्हें बताया कि कितनी खूबसूरत बात कही है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली है। हिंदुओं का धर्म उनके नेता ने छीन लिया और वो ताली बजा रहे थे। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे सो के उठते थे, मैं 8 बजे सो के उठता था। वो उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैं बीड़ी सिगरेट पी लेता हूं। वो झूठ बोलने से बहुत परहेज करते थे, वो उनकी मजबूरी थी। कभी वकालत में उन्होंने पेशे में कह दियो। मेरे अंदर ये बात नहीं थी, मैं मौके के लिए बोल दिया करता था। ये है जीवन शैली। या तो मेरे बाप हिंदू नहीं थे या मैं नहीं। जीवन शैली का मतलब ये बनता है मेरे दोस्तों, इन्होंने धर्म छीन लिया हमारा। गए और बोले मन की बात में कि मैं तुम्हें बताता हूं बच्चे कैसे पाले। बीवी एक दिन साथ नहीं रखी, बच्चे पालने हमें बताते हैं। तो ऐसे हकीमों से बचो। सबसे खतरनाक कांग्रेस, वो अपने पप्पू के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आप अपने पप्पू को करने के लिए एक दुआ पढ़ के इस उंगली पे, जब हम इलेक्शन टाइम पे आए रसूल साहब के साथ, कासिम इलियास साहब के साथ, और बताएं कि यारा खटका दबाना, बस उस दिन वो दुआ कामयाब हो जाएगी और पप्पू का कलेश कट जाएगा। और सौदा कितना आसानी से तय करते हैं। मुलायम सिंह यादव को सोनिया गांधी ने बुलाया दिल्ली। बोली देखिए मुलायम सिंह जी, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, टीपू कभी दिल्ली के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता है। छिपकली के बच्चे को कितना भी हॉर्लिक्स पिलाइए, वो मगरमच्छ नहीं बन जाएगा। तो आपकी टीपू को लखनऊ और हमारे पप्पू को दिल्ली। मंजूर। मुलायम सिंह सोचने लगे तो बोले आपकी अगली तारीख क्या है सुप्रीम कोर्ट में? बोले मंजूर। दूसरी दुश्मन, जो हमारे वोट से, जब हम कांग्रेस से नाराज होकर किसी को वोट देते हैं और फिर जब एमपी चुने जाते हैं तो वो अंदर जाके सौदेबाजी करते हैं, माया मुलायम लालू जैसे लोग। तीसरे नंबर पे हैं ये एजेंट। इनमें से कोई सा भी अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, ना सोनिया गांधी, ना मुलायम सिंह, ना नरेंद्र मोदी। कोई अपनी, ये सब के सब घोड़े हैं। इन पे दांव लग रहा है अमेरिका के पैसे पर। उनके साथ कितना बड़ा धोखा। अमेरिका की जनता के साथ ही मुझे बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि उनके नेता हमारे नेताओं से भी बड़े ठगी हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग आ रहे हैं और ये उनके एजेंट हैं। तो हमें इन एजेंटों से बचना होगा। इन 4-5 लोगों को आपका मैंने नाम बताया। और आज बस एक बात, काम की बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने घर पहुंचे और अपने बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करें, उस वक्त पर हमारे लिए भी दुआ करें
और ये ध्यान रखें कि हम एक बार फिर आपके सामने ये बार बार बताने आएंगे कि किसको वोट दें। शराब बनाने वाले संसद में, फिल्म बनाने वाले संसद में, रंग बनाने वाले संसद में, सड़क बनाने वाले संसद में, मकान बनाने वाले संसद में, और संसद कानून बनाती है। हेमा मालिनी क्या जानती है कानून के बारे में? वो क्या बहस करेगी? विजय माल्या क्या जानता है? अपने बच्चों को अपने बीच में से उठा के काबिल बना के विधानसभाओं में भेजो, ये ही हमारे दर्द को समझ सकते हैं। अपने बच्चों को संसद में भेजो, यही हमारा दर्द समझ सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन, रेखा, जयप्रदा, मिथुन चक्रवर्ती, मोहम्मद अजहरुद्दीन, चेतन चौहान, नवजोत सिद्धू, विजय माल्या, जवाहर जायसवाल, ये सब हमारा दर्द नहीं समझ सकते। ये करोड़ों खर्च करके जब संसद में पहुंचेंगे तो पहले अपना नफा नुकसान देखेंगे, हमारा नहीं। हमें मोदी जी को भी बताना होगा और आपको भी समझाना होगा, योगासन से कुछ नहीं होगा। ये बाबा रामदेव जो फूफू करा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। ये तो शारीरिक क्रिया मात्र है। महत्वपूर्ण है योग। आज अगर हिंदुस्तान को कोई बचा सकता है तो हरे का और भगवा का योग बचा सकता है, जहां आपको और हमें आपस में एक दूसरे की तकलीफों को समझना होगा, एक अच्छा बेहतर इंसान बनना होगा। और हिटलर, स्टॉलिन, फांसीवाद, ये सब दूर देश की बातें हैं, लेकिन हमने सुनी और यहाँ बात करते भी हैं, उस खतरे से आगाह भी करते हैं आप लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी वक्त की जरूरत ये है कि हम लोग आपस में हाथ मिलाएं, आपस में दिल मिलाएं, समाज में एक साथ हों, भाईचारा बनाएं, और उसके बाद भरोसा करें अपने नेतृत्व के ऊपर कि जहां ये जिसको कहें उसके साथ चलें। इसी के बाद मैं बात थोड़ा खत्म करता हूं और आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया।